बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 16 मार्च 2025 इतवार के दिन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो मुल्क लहूलुहान है, मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठा लिया है और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। 24 घंटे में 37 दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ वीडियोज आई हैं जिनका काम दहशतगर्दी के वाकयात रोकना था। वो इस वक्त किस काम में लगे हैं, वीडियोज ने भांडा फोड़ दिया है। और वही बात है कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। तो वही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। सानेहात हम पर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंसेस और हैं। एक जानिब मुक्तदरा की अपनी प्रेफरेंस है, तो ये जो हुक्मरान टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये किस तरह से आपसी बंदर बांट में अभी भी लगे हुए हैं, ये डिटेल्स मैं एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि इमरान खान के फैन और DGISPR पर तनकीद करने वाले एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शाकिर, उन पर हमला हुआ, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गए। अब मुफ्ती शाकिर का कातिल कौन निकला है, इस हवाले से एक नया कट्टा खुल चुका है और ये डिटेल्स आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन हथियार नाकारा बनाने का मंसूबा जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये सारी डिटेल्स हैं। साथ ही साथ क्या मोहसिन नकवी मुल्क के अगले वजीर आजम होने जा रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में क्या कुछ कर रही है, इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक और केस और एक और नाअहली जो है उसका बगल भी बच चुका है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन आगाज में जरा हम समझ लेते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, आम शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 37 दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और पिछले 15 दिनों में जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए उतने वाकयात तो पिछले 15 साल में कभी भी 2 हफ्ते के पैच में इतने वाकयात इतने तबातुर से इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हुए। और यही लगता है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल फ्लेज जंग जो है, फुल स्केल वॉर जो है उसका आगाज कर दिया है। और ये वाकयात यके बाद दीगरे किए जा रहे हैं और इस कदर वाकयात हैं कि हम उनका ट्रैक रखने में नाकाम हो चुके हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है। इसमें टारगेट भी ऐसे किया जा रहा है कि सुबाइयत परस्ती और मजहबी नफरत परस्ती जो है उसे भी हवा दी जा सके। यानी 2 टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं। एक तो आप एक मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी की आग मुसल्लत कर रहे हैं, साथ आप सुबाइयत को भी हवा दें, साथ आप मजहबी जो एक आप कह लें कि नफरत है उसे भी हवा दें। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरह से कुछ अरसा कबल आपको पता है कि पारा चनार में बात जो है वो शिया सुन्नी फसाद से शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इस मुल्क के लिए तबाहकुन था। बलूचिस्तान में पंजाबियों को मारा गया, मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया गया, जाफर एक्सप्रेस वाकई में पंजाबी बलोची नफरत का एक मरतबा फिर से आगाज करने की कोशिश की गई। और नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी फुल फ्लेज जंग है जिसका पाकिस्तान के ऊपर एक इस वक्त आप कह लें कि आगाज हो चुका है। लेकिन इस सब में प्रेफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क के साथ और सिचुएशन वर्स कितनी है। अब आप देखें कि एक जानिब मरियम नवाज के सर्वेस जारी किए जा रहे हैं। आज जंग जियो ग्रुप को बड़ी इस वक्त मरियम नवाज की फिक्र है। कल एक सर्वे जारी किया गया, हकीकत क्या है ये आपको भी पता है, मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी क्या है ये मुझे भी पता है। जंग जियो ग्रुप कहता है कि जी पंजाब के 53% शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुजदार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया, भी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। और ये सारे के सारे सर्वेज, इस तरह का एक सर्वे तो आया था नवाज शरीफ का भी कि अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार है 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। उसके बाद क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ना वजीर आजम बने, नवाज शरीफ साहब ना कोई और ओहदे पर आए। नवाज शरीफ चले ठीक है, लाहौर हेरिटेज अथॉरिटी जो है उसके स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ बन गए, यही उनकी कुल वक़्त रही है। तो इन सर्वेज की वक़्त तो यह है, लेकिन इससे आपको हुक्मरानों की और अशराफिया की, क्या हमारे सिस्टम को यह नहीं पता था, क्या हुकूमत को, निज़ाम को, मुक़तदरा को नहीं पता था कि यह दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है? सारी तवानाइयाँ इश्तिहारों पर खर्च की जा रही है, सारी तवानाइयाँ इनकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे सर्फ की जा रही हैं और मुल्क जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब इस हुक्मरान टोले का आप देखें कि एक जानिब मेरा पाकिस्तान जल रहा है, मेरे पाकिस्तान का कोना कोना जल रहा है, मेरा पाकिस्तान लहूलुहान है। खबर सुन के आपको भी शर्म आएगी कि हमारे मुल्क पे मुसल्लत करदा ये हुक्मरान किस कदर संगदिल है। अब जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इजलास हुआ है
اور گزشتہ روز یہ اجلاس ہوا ہے. جب میرا ملک جل رہا ہے نا جس لمحے, اس ٹائم پہ اجلاس کس بات کے اوپر ہو رہا ہے جی؟ پاور شیئرنگ کے معاملے پر کوارڈینیشن کمیٹی نے گزشتہ روز اجلاس کیا اور نون لیگ نے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے پیپلز پارٹی سے سندھ میں حصہ مانگ لیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. فنڈز کھیلا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کو ثواب دیدی فنڈز شہباز شریف صاحب نے دے دی اربوں روپیہ کہ جسے مرضی دیں جیسے مرضی لگائیں اور بس جی حکومت محفوظ ہو گئی. خدا کا خوف کرے, 27 منسٹر ڈال لیے, ملک کا بیڑا غرق پھر بھی ہو گیا. اس وقت عوام کی جان مال عزت کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے اور آپ یہاں پر وہی بات ہے کہ ریوڑیوں پہ ریوڑیاں بانٹے جا رہے ہیں اندھوں کی طرح. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے مختلف محکموں کی چیئرمین شپ نہ ملنے اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا اور 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں. اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی, ہمیں سندھ میں بھی آپ تھوڑی سی سپیس دیں, ہم آپ کو یہاں پر سپیس دیتے ہیں, آپ ہماری یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورز, اس کے مصداق تو میرا فائدہ کر میں تیرا فائدہ کراں, ملک کا چاہے بیڑا غرق ہو جائے, ہماری سیکیورٹی فورسز پر روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں. کبھی پشاور کے اندر بھائی تھانوں کے اوپر ایک ہی ضلع کے اندر 3 تھانوں پہ بیک وقت دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں نوشکی دل بندین شارہ جو ہے اس پر ایف سی کے قافلے پر کلعدم بی ایل اے کے خودکش حملے میں 3 ایف سی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ٹوٹل 7 افراد جو ہیں وہ شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. زخمیوں کی حالت جو ہے وہ بھی تشویشناک ہے, یعنی ان میں سے بھی اللہ نہ کرے شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر یہ شدید تھا معاملہ کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمیوں کو اس شاہراہ پر جہاں پر یہ سانحہ پیش آیا ہے آج ایک اور بلوچستان کے اندر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جو کیا ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں کوئٹہ منتقل کرنا پڑا ہے. اور بیسکلی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلعدم بی ایل اے کے دہشت گردوں نے صبح ایف سی کانوائے پر بارودی دھماکہ اور خودکش حملہ کیا. خودکش حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 2 شہری انیشلی شہید ہوئے. بعد میں جو تعداد ہے انفارچونیٹلی یہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ایک طرف پریفرنسز دیکھیے گا, واقعات کیا ہو رہے ہیں جی اور حالات کیا ہیں. اس وقت نون لیگ اور یہ حکومت جو ہے یہ کیا سٹیٹمنٹس دے رہی ہے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف. وزیر اعظم کی مشیر ہے جی سیاسی امور, کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں رعب ملوث ہے. دہشت گردی پر جو پروپیگنڈا بھارت کر رہا ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت بھی کر رہی ہے. اور بھائی خدا کا خوف کرو, یہ کیا کرنے کی آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں؟ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو اس موقع پر. مخصوص سیاسی جماعت. رانا ثناء اللہ صاحب عقل کے کوئی ہوش کے ناخن لیں اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے کہ جی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ لڑتی رہے, اس کے پیچھے پورا اونٹ ذبح کرنے پہ آپ لوگ تلے ہوئے ہیں. دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے یہ نہ آپ سے ہم پوچھیں, اس کے بعد کے پروپیگنڈے پہ تو ہم پھر بعد میں آئیں گے, جس نے کیا اسے بھی رگڑ دیں گے, لیکن پہلے تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے نا. تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی بھارتی خفیہ ایجنسی, یہاں تک ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اس میں جب آپ ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا اور اس طرح کے بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا کوئی نیشنل سروس کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. اچھا یہ تو ہمارے سیاستدانوں کی پریفرنسز ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر اب ایک ایسا اٹیک لانچ کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ایک حیدر سعید نامی پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہے, اسے اٹھا لیا. اب لاہور کے اندر ناظرین کرام بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم ممبر عثمان محمود جو ہیں اسے اغوا کر لیا گیا. اور اس میں آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. ایک تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے اسے سسٹم ناکارہ کرنا چاہتا ہے. سسٹم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے اور اس سب کے اندر وہ آل از ویل کے مصداق سب کچھ بھائی کسی طریقے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر مینج ہو جائے تو کیا ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, بی ایل اے ٹی ٹی پی کاروائیاں روک دیں گے, لیکن نہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جاری کی ہیں اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایلیٹ فورس اور ایجنسیز کی گاڑیوں کا استعمال کر کے لاہور سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم ممبر عثمان محمود کا اغوا کیا گیا. یعنی کہ پریفرنسز یہ ہیں کہ جن کا کام ایلیٹ فورس نے کیا ٹیررزم کا معاملات نہیں دیکھنے, ایجنسیز نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن اس وقت اگر وہ جا کر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پروڈکٹیو ہے, یہ انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ عمران خان کی طرح ہے. سوشل میڈیا کی فطرت بھی عمران خان کی طرح ہے. جتنا ظلم کرو گے, جتنا دباؤ گے, وہ اتنا ہی مضبوط اور ناقابل شکست ہوگا. آپ نے پچھلے 3 سال میں یہ دیکھ لیا ہوا ہے, آپ نے یہ وٹنس کر لیا ہوا ہے. اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کا ادراک کریں, اس چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن یہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں, دوبارہ سے وہی کام جی, پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن, پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن.
24 घंटे में 37 दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हो गए, छोटे बड़े, पीटीआई पे क्रैकडाउन, जी सारी तवानाइयां पीटीआई पे सर्व कर दें। अच्छा, इसके साथ मेरे पास कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक जानिब नाज़रीन कराम इमरान खान साहब जो है प्रेफरेंसेस का यहां से आपको पता चलेगा। अब निज़ाम के कुछ आपको पता है कि नाम निहाद तर्जुमान साफ़ी भी है ना, उनमें से एक ने कहा है कि इमरान खान नाअहलियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और इमरान खान की 2 नाअहलियां हो चुकी हैं, एक और नाअहली होने वाली है। अब इसका मतलब यह है कि कई मजीद फैसले जो हैं वो लिखे जा चुके हैं पहले से ही, और अदालत की जानिब से जल्द या बदेर किसी फैसले की सूरत में मोस्ट प्रॉबली शायद तौहीन अदालत वाला केस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां से खान साहब को नाअहल एक मरतबा फिर एक और केस में करार दे दिया जाए। ये प्रेफरेंस है जी, ये पड़ी है हमारी स्ट्रैटेजीज, ये पड़ी है हमारी टेक्निक्स, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और यहीं से आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त मुल्की मामलात किस नहज पे जा रहे हैं और मुल्क को चलाने वालों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, मुल्क को चलाने वालों के मामलात क्या हैं। अच्छा, 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक और अपडेट यह है कि कल आपको पता है कि अदालती कमीशन जो है, जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने सकीना बानो पर मुश्तमिल अदालती कमीशन अडयाला भेजा था। 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई थी और वो रिपोर्ट अपनी बनाएंगी। लेकिन उसमें एक सवाल मैंने जो आपको बताया था कि मशाल यूसुफजई के हवाले से कि क्या वो इमरान खान की वकील अभी भी हैं, उस पर तो खान साहब का जवाब मैं आपको बता देता हूं, यही था कि जी बिल्कुल भी मशाल यूसुफजई साहिबा के हवाले से खान साहब ने कहा कि शी इज़ नॉट माई लॉयर। लेकिन इसके साथ खान साहब ने जो बातें बताई हैं और जो सवालात अदालत ने पूछने के लिए भेजा था कि जी क्या आपको वकालतनामे साइन करवाने की इजाज़त है, क्या आपके वकला की फहरिस्त आप कंफर्म कर सकते हैं, अपनी कंफर्म करके दे दें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये अब इनके गले पड़ने जा रही हैं। लेकिन जुडिशरी में अगर एक जानिब आइन पसंद जजेज है तो वहीं दूसरी जानिब जुडिशरी को मैनेज भी किया गया है, और वो जो मैनेज जुडिशरी है उसके ज़रिए अपने काम लिए जाएंगे, उसके ज़रिए मामलात जो हैं वो ठीक किए जाएंगे। अब इसमें एक और अहम चीज़ जो आपके सामने मैंने रखनी है वो मोहसिन नकवी के हवाले से, और फिर वो जो एक मुफ्ती साहब मारे गए हैं उनके कातिल के हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब इस वक्त मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो इस पर भी काम शुरू हो गया है। और मोहसिन नकवी साहब की चूँकि वजारत दाखिला छोड़ने की तलात हैं, और आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई ख़ास शख्सियत है और पूरी हुकूमत से बहुत ज़्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक ब्रेक भी लेना चाह रहे हैं, और उनकी वापसी के हवाले से अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रेक तो वो लेंगे और इस ओहदे को छोड़ेंगे, लेकिन उनकी वापसी इससे भी ज़्यादा तगड़ी और अहम तरीन होगी, इससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। अब इससे भी ज़्यादा ताकतवर वो कैसे हो सकते हैं, इससे ऊपर तो फिर वज़ीर आज़म का ओहदा है। और मुझे वो राना सनाउल्लाह की बात याद आ जाती है कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी के वो नहीं कर रहा, वज़ीर दाखिला ही बन गया। वो चाहता तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाता, वो आज कहे वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो मतलब इस वक्त इसी तरह की चीज़ें। अच्छा, मरीम नवाज़ भी कोशिशें कर रही हैं कि कल को अगर चाचा जो हैं वो फारिग हो जाएं तो कहीं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, मेरे कोई चांस बन जाए। वो अभी भी इस कोशिश के अंदर हैं। मतलब इस मुल्क की खैर है। मैं जो चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान लहू लुहान है, छलनी कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो मर्जी हो रहा है, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपने अपने मंसूबों पर लगे हुए हैं, और ये इन लोगों की इस पूरे टोले की रियलिटी है। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन कराम के मुफ्ती मुनीर शाकिर जो हैं उनके हवाले से। अब एक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, खरासानी ग्रुप जो है, उसकी तरफ से नाज़रीन कराम एक एलामिया जारी हुआ है, और कहते हैं कि शातिम रसूल मुफ्ती मुनीर शाकिर की मौत पर टीटीपी का एलामिया। जैसा कि ये एक मुसलमा हकीकत है कि टीटीपी एक जिहादी तंजीम है जो कि इस्लामी रिवायात और रसूलों के ताबे है, जो कि आपको पता है वैसे नहीं है। हमारे लवाए और अमूमी दस्तूर के मुताबिक हर वो बंदा या इदारा जो कि इस्लामी नज़रियात की खिलाफ वर्जी करे हमारे अहदाफ में शामिल है। हम इस्लाम के इन गद्दारों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं जो इस्लाम को अपने नाजायज़ अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से शातिम रसूल मुफ्ती मुनीर शाकिर को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया, जिसने हमेशा दीन इलाही का गलत इस्तेमाल करके अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश की और गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हुआ। यकीनन ऐसा करने वाला हमेशा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पर रहेगा। मतलब वही गुस्ताखी का आंसर डाल के टीटीपी जो है उसने मुफ्ती साहब जो हैं उनके हवाले से ये एलामिया जारी कर दिया है कि जी हमने मारा है, हमने ये किया है। लेकिन इससे एक चीज समझ आती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, इस वक्त मुल्क के अंदर जुल्म है, बर्बरियत है। और एक जानिब अवाम जो है, वही मौलाना फजलुर रहमान ने कल बात की कि अवाम जाएं तो जाएं कहां, अवाम किधर जाए। एक तरफ अपने ही मार रहे हैं तो दूसरी तरफ दहशतगर्द मार रहे हैं, अवाम तो बीच में पिस गई। और प्रेफरेंसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि बिल्कुल अजीब सी हैं, और इस तरह की प्रेफरेंसेस हैं हमारे निज़ाम की और मुक़्तदरा की कि अब अफसोस होता है, दिल दुखता है। तनकीद जो है वो भी करने पे दिल नहीं करता, अफसोस हो रहा है, रोने का दिल करता है अपने मुल्क के हालात में। इमरान खान सही कहता है भाई, अपना अपना काम करो, सारे जो काम है करने वाला सारी अपने काम छोड़ के पीटीआई पे लगे हुए हैं। पीटीआई सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन अभी भी चल रहा है। आप अंदाजा करें इन हालात में भी पीटीआई के सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन चल रहा है, मुक्तदरा ये कर रही है जी, और नून लीग और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फॉर्मूले एंजॉय हो रही है। ये मेरे मुल्क का हाल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।